गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में 12वां चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 12.9 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए बच्चों। और अब हम करने जा रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आज मैं जो आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप आज इन एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। पर्सनली से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो है वो आज वाले एग्जाम्पल रहने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 28। हमें यहाँ पे दिया हुआ है dy बटे dx बराबर e की घात y बटे एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, हमें पहले इसको रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, dy बाई dx यहाँ से मैं 1/x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/x और बराबर में रहेगा e की घात y बटे एक्स स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बराबर में y का कोई भी पद नहीं होना चाहिए, और अगर y का कोई पद है तो उसका पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो देखिए बच्चों, e की घात y का दोनों पक्षों में भाग देंगे। e की घात y का भाग देने पर क्या होगा बच्चों, e की घात y का भाग देंगे तो यहाँ पर e की घात माइनस y dy बटे dx आएगा, यहाँ पर भी e की घात माइनस y बटे x आएगा, और यहाँ से e की घात y हटेगा तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरे पद में जो y का पद है वो e की घात माइनस y है। अगर मैं इसको t मानकर इसका अवकलन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पहला पद प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूरी समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे सिंपली माना कि e की घात माइनस y जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है, जिससे आपके पास माइनस e की घात माइनस y और y का अवकलन dy बटे dx यानी कि dt बटे dx के इक्वल आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर e की घात माइनस y dy बटे dx का जो मान है वो माइनस dt बटे dx के रूप में प्राप्त होगा। अब बच्चों, जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का dt बटे dx, प्लस में बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/x इंटू टी, और बराबर में यहाँ पर है 1/x स्क्वायर। माइनस से गुणा करते ही बच्चों ये पूरी समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी, dt बटे dx माइनस का 1/x इंटू में t और बराबर में माइनस का 1/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो t का गुणांक है, जो t का गुणांक है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो p का मान है वो माइनस 1/x है। जब हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो बच्चों अपने पास क्या आएगा, e की पावर p dx के फॉर्मूले से हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर माइनस 1/dx से हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे। तो अपने पास जो इंटीग्रल फैक्टर है बच्चों वो e की पावर माइनस log x, और माइनस को हम यहाँ से हटाएंगे तो e की पावर log x की इनवर्स। तो अपने पास यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर है बच्चों वो 1/x के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि e से log होगा कैंसिल, x इनवर्स बचेगा, जिसका मतलब 1/x से होता है। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल फैक्टर का गुणा समीकरण 2 के दोनों पक्षों से करेंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों से करेंगे तो इसका जो बायां पक्ष है एज यूजुअल ये दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन से दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा, परतंत्र चर t और यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर 1/x के गुणनफल का अवकलज बनेगा, और बराबर में 1/x स्क्वायर को जब 1/x से गुणा करेंगे तो ये 1/x की क्यूब आएगा। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे ही अवकलन संकारक का हम लोग पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा केवल t बटे x, और यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन का साइन लगेगा माइनस का 1/x की क्यूब। कि बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t बटे x, और यहाँ पर 1/x की क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 1/2x स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा 1/2x स्क्वायर और प्लस का c। 2x स्क्वायर का गुणा पूरी समीकरण से करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 2tx, बराबर में यहाँ पर अपने पास आएगा 1, प्लस में आ जाएगा 2cx स्क्वायर, अपने पास आ जाएगा 2cx स्क्वायर, और यहाँ पर मैं t की वैल्यू जैसे ही रखता हूँ मेरे को इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और t हमने माना था e की घात माइनस y को, तो मेरे पास ये आएगा 2x e की घात माइनस y, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -1 बराबर में रहेगा 2cx स्क्वायर,
तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों हमने किस प्रकार से इस बर्नौली समीकरण को रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट किया है और इस विधि से हमने इसको सोल्व किया है। तो बच्चों इसके लिए आपको करनी होगी थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलतापूर्वक और आसानी से कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 29 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है dy/dx प्लस में 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स की क्यूब और गुणा में है 1 + y²। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम में भी पूछा गया है। अब देखिए बच्चों इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसको हमें सबसे पहले रेखिक अवकलन समीकरण के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए बच्चों रेखिक में हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं पूरी समीकरण में हमें जो यहाँ पे अवकलन समीकरण दे रखी है वो है dy/dx प्लस में है यहाँ पे 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स की क्यूब इंटू में 1 + y² बराबर 0। पूरी समीकरण को बच्चों हम 1 + y² से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + y² dy/dx प्लस में यहाँ बचेगा बच्चों 2x tan इनवर्स y और माइनस एक्स की क्यूब और बराबर में 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास आएगा 1/1 + y², यहाँ पे है dy/dx प्लस में 2x tan इनवर्स y को हम यहीं पे रखेंगे और x की क्यूब का करेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा प्लस x की क्यूब। देखिए बच्चों ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब आप खुद सोचिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे tan इनवर्स y को अगर मैं t मान के चलता हूँ और अगर मैं उसका अवकलन करता हूँ तो मुझे निश्चित तौर पे ये पहला पद जो है वो प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पर ये समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों सिंपली मुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो tan इनवर्स y है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल। अवकलन करेंगे तो ये 1/1 + y² dy/dx बराबर यहाँ से निकल के आएगा dt/dx। जब ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt/dx प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 2xt और बराबर में यहाँ पर आएगा x की क्यूब। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के रूप में हमें रेखिक अवकलन समीकरण जो है वो प्राप्त हो चुकी है। देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम p की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो p है वो है 2x। तो बच्चों यहाँ से जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा वो e⁻p dx के फॉर्मूले से 2x dx बनेगा, अर्थात यहाँ पे e⁻x² आएगा। तो इंटीग्रल फैक्टर जो है वो यहाँ पर e⁻x² आएगा और इस इंटीग्रल फैक्टर का समीकरण 2 को गुणा करेंगे तो जो बायां पक्ष है वो 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा। समीकरण नंबर 2 से हम देख सकते हैं कि e⁻x² का गुणा जब समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। एक तो परतंत्र चर t, दूसरा इंटीग्रल फैक्टर e⁻x² के गुणनफल का अवकलज बनेगा और राइट हैंड साइड में यहाँ पर x⁻3 को हम गुणा कर देंगे इंटीग्रल फैक्टर यानी e⁻x² से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे केवल t e⁻x² बचेगा और ये अवकलन संकारक का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x की क्यूब e⁻x² dx और बच्चों x की क्यूब को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की क्यूब को मैं यहाँ पर x² e⁻x² इंटू में x dx लिख सकता हूँ, क्योंकि x² को x से गुणा करेंगे तो x की क्यूब आएगा। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि x² जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल। अवकलन करेंगे t तो हम पहले भी मान चुके हैं बच्चों, हमें यहाँ पे मानना होगा v। तो ये 2x dx जो है किसके इक्वल आ जाएगा, dv के, जिससे x dx का जो मान है वो हो जाएगा dv/2। ये वैल्यू जब इस इंटीग्रेशन में रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे अपने पास है t e⁻x² बराबर में यहाँ पर x² के स्थान पे v e⁻v बन जाएगा, x dx के स्थान पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे dv/2, तो हम /2 को ले लेंगे बाहर। अब बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड यानी कि खंडशः समाकलन से। तो लेफ्ट हैंड साइड में t e⁻x² रहेगा कांस्टेंट, 1/2 रहेगा एज इट इज, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e⁻v माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी कि 1 हो जाएगा v का अवकलन और सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन वापस e⁻v हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे आएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पर e⁻v जो है वो बाहर कॉमन आ रहा है तो 1/2 e⁻v बाहर कॉमन आएगा तो अंदर v माइनस 1 प्लस c बचेगा। अब हम यहाँ पे बच्चों t का और v का मान रखेंगे तो t हमने माना था tan इनवर्स y को, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स y इंटू में e⁻x²
बराबर में 1/2 e की पावर v का मान रखेंगे एक्स स्क्वेयर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस का c। अब e की पावर एक्स स्क्वेयर का पूरी समीकरण में भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो जो समीकरण हमें यहाँ पे दी गई थी बर्नौली समीकरण, उसको हमने रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन रेखिक अवकलन समीकरण की विधि से ही हमने इसको प्राप्त कर लिया। तो बच्चों वैसे काफ़ी आसान एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है वो होता है कि इस बर्नौली समीकरण को किस प्रकार से हम रेखिक में कन्वर्ट करते हैं। वही सोच जो है वो आपको सवाल के अंदर आगे बढ़ाती है और यही प्रैक्टिस के ऊपर पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो आधारित होता है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। अब बचा है केवल अपने पास एक लास्ट एग्जांपल, जिससे ये 12.9 एक्सरसाइज जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में विविध प्रश्नावली बचेगी। बच्चों प्रश्नावली 12.9 का जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30, वो मैं आप करवाने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण एग्जांपल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमें अवकलन समीकरण दी गई है dy/dx प्लस में 2y tan x और बराबर में sin x, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेखिक अवकलन समीकरण का व्यापक रूप है, क्योंकि यहाँ पे y परतंत्र चर है, y का गुणांक जो है वो p कहलाएगा और बराबर में कोई भी y का पद नहीं है। इस वजह से हमें इसको रेखिक में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये रेखिक में दिया हुआ ही है। लास्ट में जो कंडीशन दे रखी है x बराबर π/3 तथा y बराबर 0 पर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो ये कंडीशन हमेशा लास्ट में जो अचर राशि हम लोग लेते हैं c, उसकी वैल्यू निकालने के काम आएगा। हमें तब तक c तक हमें यहाँ पे उसी विधि से करना है जैसे हम करते हैं। लास्ट में केवल हमें इस कंडीशन के अनुसार c का मान निकालना है और फाइनल सोल्यूशन प्राप्त करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दी गई समीकरण रेखिक अवकलन समीकरण है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले p की कैलकुलेशन करेंगे। तो p जो है वो y का गुणांक होगा, यानी कि यहाँ पर 2 tan x होगा। p के इस मान से बच्चों हम यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे e की पावर p dx, और p की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 2 tan x और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। e की पावर 2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और tan x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे log sec x, और ये 2 जो है बच्चों वो sec x की चले जाएगा घात के अंदर, तो ये आ जाएगा log sec square x और e से log हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे केवल sec square x बचेगा। तो बच्चों इंटीग्रल फैक्टर जो है वो अपने पास यहाँ पे आने वाला है sec square x। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रल फैक्टर प्राप्त करने के बाद में हम इसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को sec square x से गुणा करेंगे तो जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं परतंत्र चर यहाँ पे y है और इंटीग्रल फैक्टर जो है वो यहाँ पे sec square x है, तो यहाँ पे y sec square x के गुणनफल का अवकलज बनेगा। राइट हैंड साइड में बच्चों हम यहाँ पे sin x को गुणा कर देंगे sec square x से, इसका मतलब हम sin x को और sec square x को जब बट्टे में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे cos square x। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा sin बट्टे cos square x, और जैसे ही मैं इस अवकलन संकारक का पक्षांतरण करूंगा मेरे पास यहाँ पे रहेगा y sec square x, अवकलन संकारक बन जाएगा समाकलन, और sin बट्टे cos square x को बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sec x इंटू में tan x, क्योंकि एक कोस ऊपर जाकर बना लेगा sec x और sin बट्टे कोस बना लेगा यहाँ पे tan x। तो देखिए बच्चों यहाँ sec इंटू tan आएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे y sec square x बराबर में sec इंटू tan का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर sec x हो जाएगा और प्लस में अपने पास आएगा c। फाइनल सॉल्यूशन जो है बच्चों वो कोस के पदों में अगर हम निकालना चाहें तो sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 बटे कोस स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा y बटे कोस स्क्वायर x, ये बनेगा यहाँ पर 1 बटे कोस x और प्लस का आएगा c, और पूरी समीकरण को जब मैं कोस स्क्वायर x से गुणा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा y, यहाँ पर बचेगा बच्चों मेरे पास cos x, और प्लस में बच्चों मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा c cos स्क्वायर x। क्या आएगा यहाँ पे c cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं c का मान किस प्रकार से निकालूंगा। जो कंडीशन हमें दे रखी है x बराबर π/3 और y बराबर 0, ये मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और c का मान निकालेंगे, और वापस वो c की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखकर हम अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, x बराबर π/3 तथा y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा बच्चों। देखिए जब ये वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान तो हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा cos π/3 प्लस में बच्चों c इंटू में cos स्क्वायर π/3।
तो बच्चों यहाँ आएगा 0, cos 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर 1/2, cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c इंटू में 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। तो बच्चों यहाँ पे c/4 बराबर -1/2 आएगा, जिससे c का मान हमें -2 के रूप में प्राप्त होगा। और जैसे c बराबर -2 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन y बराबर cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर x के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर रेखिक अवकलन समीकरण तो यहाँ पे दी हुई थी, हमें केवल यहाँ पे लास्ट में सॉल्यूशन के बाद में c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी थी। यही इस एग्जाम्पल में कुछ नया था। तो बच्चों हमने यहाँ पे 12.9 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, इसके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लिए, और कल हम जो करने वाले हैं वो होगी विविध प्रश्नावली, और उम्मीद करता हूँ कि कल हम इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आप यहाँ तक अच्छे से मेहनत करिए, कल जो मैथ का एग्जाम होने वाला है उसकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।